एनजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं देखो केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के हम स्टार्टिंग से ही दो पार्ट पढ़ते हुए आए हैं। पहला पार्ट होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए हमारे 12th के सिलेबस में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके यहाँ पर 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स में पहला चैप्टर्स आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन सभी चैप्टर्स में हमें यहाँ पर जब शुरुआत करते हैं हम तो पहला चैप्टर की बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात आती है हमारे चैप्टर का नाम भी है सॉलिड स्टेट और टॉपिक का नाम भी क्या है सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस अवस्था को समझने के लिए हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि भाई पदार्थ जो होते हैं उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तीनों अवस्थाओं को हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। देखो ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ के अवयव कण होते हैं, ये ठोस पदार्थ के हम क्या बना देंगे अवयवी कण, ऐसा बन जाएंगे। इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है जिसके कारण ये आकर्षण से पास पास आ जाते हैं और इनके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है या फिर नगण्य मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ठोस। द्रव में क्या होता है जो पदार्थ के अवयवी कण है जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना है उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा क्या होता है कम होता है, जिसके कारण ये कण क्या होते हैं थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं और इनमें इसी गुण के कारण यहाँ पर ये बह सकते हैं। तीसरा होता है गैस। अब अगर हम गैस की बात करें तो इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होने के कारण जो गैस के अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक अंतरा आणविक दूरी पर होते हैं। बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण इनमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कम होने के कारण ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो ये होती है गैस की अवस्था। ठीक है, अब ठोस, द्रव और गैस बात करते हैं ठोस अवस्था किसे कहेंगे। तो हमारी डेफिनेशन बनती है देखो कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, अब देखो अवयवी कणों में क्या होता है अवयवी कण। अवयवी कण उनको बोला जाता है जिससे मिलकर वो पदार्थ बनता है और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो किनसे मिलकर बना होता है, या तो अणु से या फिर परमाणु से या फिर आयनों से। तो ये क्या हो जाएंगे इनको संयुक्त रूप से हम अवयवी कण बोल सकते हैं। ठीक है, अब परिभाषा हो जाएगी हमारी क्लियर। और आकर्षण बल क्या था इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं क्या कहलाती है ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। यदि तो दूसरी डेफिनेशन देखो ये होती है कि ठोस अवस्था पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है कमरे के ताप से अधिक होता है। हम समझ सकते हैं कि कमरे के ताप से अधिक ताप पर वो पदार्थ क्या होता है यहाँ पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पर ठोस अवस्था के नाम से जानी जाती है। अब दोनों अवस्थाओं को समझने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं। ठोस के गुणधर्म, अब ठोस पदार्थ के गुणधर्मों में देखो कुछ गुणों की बात करते हैं अपन। फर्स्ट हम बात करते हैं आकार व आयतन की।
दूसरे की हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव्यमान की। तीसरा कणों की स्थिति की। अब देखो हम बात करते हैं कि ठोस का पहला आकार और आयतन के बारे में। जैसे माना कि एक कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ का क्या है, आकार निश्चित है, हम जानते हैं यहाँ भी यही रहेगा। आयतन जितना ये स्थान घेर रहा है वही ये स्थान घेरेगा। अब इसको अगर हम यहाँ से उठा के वहाँ रखें तब ये उतना ही घेरेगा, इसको अपन कहीं और जगह ले जाते हैं तब ये उतना ही स्थान घेरता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्वेश्चंस पहले भी बोर्ड में आ चुका है कि ठोस पदार्थ जो होता है उनका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली कि ठोस पदार्थ में अवयवी कण अणु, परमाणु और आयनों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होने का ये पास आ जाते हैं, इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो पहला गुण आकार आयतन निश्चित होता है। दूसरा द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान भी क्या है, निश्चित होता है यहाँ पर। तीसरा कणों की स्थिति की बात करते हैं। तो कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है उसमें कणों की एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कणों की एक निश्चित व्यवस्था उपस्थित होती है। हमारा फोर्थ गुण की अगर अपन बात करते हैं कि भाई ठोस पदार्थ है मानकीय, तो इसमें कोई कण है, इसका अवयवी कण, ये अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, केवल यह अपनी माध्य स्थिति पर दोलन कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार अपन रिपीट कर लेंगे ठोस के गुणधर्म की। ठोस पदार्थ के अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है, क्योंकि अंतराण का आकर्षण बल प्रबल होने के कारण रिक्त स्थान नगण्य रहता है, तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा द्रव्यमान निश्चित होता है, कणों की स्थिति निश्चित व्यवस्था होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति पर ठोस पदार्थ के कण क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, ठोस जो है यहाँ तक तो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ लिया था। आगे बात करते हैं कि ठोस के प्रकार कितने होते हैं, कितने कितने टाइप्स के ठोस होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो देखो ठोस के प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो ठोस को दो भागों में बांटा है उसकी ज्यामिति के आधार पर। फर्स्ट ऑफ क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से हम जानते हैं। सेकंड ऑफ अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो दोनों की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, ये तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें इसके अवयवी कण, अवयवी कण क्या, अणु, परमाणु या आयन, उन अवयवी कणों के निश्चित त्रिविम व्यवस्था अगर पाई जाती है तो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो हम कह देंगे कि अवयवी कणों की व्यवस्था यहाँ पर कौन सी होती है, निश्चित। तो अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था होती है तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस। और अगर नहीं होती तो क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम डेफिनेशन समझ सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण जिनसे मिलकर वो बना है, अणु, परमाणु या आयन, एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाने जाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे NaCl। NaCl की संरचना हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। इसमें Na+ और Cl- आयन उपस्थित होते हैं जो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा हम CaCl का उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कार्बन। कार्बन देखो तीन अपर रूपों में मुख्य रूप से पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। कार्बन का जो हीरा डायमंड वाला जो अपर रूप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के 3 एग्जाम्पल हमने दे दी, और भी एग्जाम्पल्स के बहुत सारे अपन ले सकते हैं। अब देखो दूसरी बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस की।
तो डेफिनेशन हमारी सिंपल सी बन जाएगी कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं यहाँ पर, अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो अक्रिस्टलीय ठोस की अपन बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स होते हैं रबर, कांच, अक्रिस्टलीय सिलिका, अक्रिस्टलीय सिलिका, प्लास्टिक, ये क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हो जाते हैं यहाँ पर। अब देखो इन एग्जांपल्स में से एक क्वेश्चन आता है कांच वाला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो देखो सिंपल सी हमारी बात है कि हम जानते हैं कि कांच क्या है, यहाँ पर एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसमें द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके समान बहने का, प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, लेकिन यह गुण द्रव की अपेक्षा बहुत धीमा होता है या कम होता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव्य, अतिशीतित शब्द का मतलब होता है यहाँ पर बहुत धीमी गति से बहने वाला, तो अतिशीतित द्रव्य के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांच कौन सा है, एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जिसके कारण इसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और इसमें द्रव के समान प्रवाह के गुण उपस्थित होता है। यद्यपि यह गुण क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है, कम पाया जाता है, इसलिए कांच को हम क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अपन बात करते हैं कि पुरानी इमारतें से पुराने बंगले या काफी साल के पुराने जो बंगले होते हैं, उनमें जो खिड़कियों पे जड़े हुए शीशे होते हैं, जिनपे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सीधा आपतित होता है। तो सीधा आपतित होने के कारण उस ताप के प्रभाव में जो खिड़की का, ये खिड़की है माना कि इस खिड़की का जो ऊपरी भाग होता है कांच का, वो क्या होता है, यहाँ पर ताप के प्रभाव में नीचे की ओर गति कर जाते हैं कुछ कण, जिससे निचला भाग क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपरी भाग क्या रह जाता है, पतला हो जाता है, या फिर इनमें कभी कभी दूधियापन पाया जाता है। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक उदाहरण है कि कण जो होते हैं वो बहुत धीमी गति से यहाँ पर गति करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के बाद कुछ गुणों की। देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। उन गुणों में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि देशिकता का गुण की बात करते हैं। देशिकता यानी कि दिशात्मक गुणों की हम बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता, विषम देशिकता। अब देखो देशिकता दो प्रकार की होती है, एक तो समदेशिकता और एक विषम देशिकता। हमें पढ़नी क्या है यहाँ पर, विषम देशिकता। वह बात आती है सबसे पहले कि देशिकता गुण होता ही क्या है। तो हम बात करेंगे कि कोई भी जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ, उस ठोस पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, ये उसके पदार्थ के कुछ भौतिक गुणधर्म हैं। अगर ये भौतिक गुणधर्म उस पदार्थ में मापन की भिन्न भिन्न दिशाओं में हमें अगर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो इसको तो बोलते हैं विषम देशिकता। और अगर सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में यदि हमें क्या हो, वो मापन के भौतिक गुणधर्म जो है पदार्थ के, वो क्या हो, समान प्राप्त हो, तो उसे अपन बोलते हैं समदेशिकता। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे हम एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कणों की एक निश्चित व्यवस्था व्यवस्थित करते हैं कि एक तो ये ब्लैक कणों की क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक पंक्ति हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, ये ब्लैक, दो ब्लैक कणों के मध्य हम क्या कर देंगे, एक व्हाइट कण रख देंगे। रख दिया हमने।
फिर ब्लैक के सामने जस्ट हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक कर दिया हमने, ये ब्लैक हो गया। फिर व्हाइट के सामने क्या ले लेंगे हम, व्हाइट ले देंगे, ये व्हाइट ले लिया हमने। तो इस प्रकार कणों की व्यवस्था का पैटर्न, एक ब्लैक कणों की पंक्ति, व्हाइट कणों की पंक्ति, फिर ब्लैक व्हाइट, फिर ब्लैक व्हाइट, कितने भी हम ले सकते हैं। तो एक क्या हो गई, निश्चित व्यवस्था हो गई। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलीटोस है। अब देखो इसमें विषमदेशिकता के गुण को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी एक दिशा सेलेक्ट करेंगे, ये एक दिशा ले ली, माना कि ए से बी दिशा, हम इसको नाम दे देंगे। हम क्या करते हैं, ए से बी दिशा में प्रकाश पुंज गुजारते हैं। ऐसे बी दिशा में जब हम प्रकाश पुंज गुजारते हैं तो क्या होता है, इस प्रकाश पुंज के दोनों क्या हो रहा है, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, इधर भी ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, तो एक ही प्रकार के कणों का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके भौतिक गुणधर्म जो भी होंगे, अपवर्तनांक, चालकता, त्वरण सामर्थ्य आदि को हम माप लेंगे, उनका मान आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब एक प्रकाश पुंज जो है वो किधर से गुजारेंगे, सी से डी दिशा, ये सी से किधर, डी दिशा में। हम देखते हैं इस प्रकाश पुंज के दोनों, एक तरफ तो पूरी व्हाइट कणों की पंक्ति है और एक तरफ क्या है, ब्लैक कणों की पंक्ति है। तो एक तरफ व्हाइट कणों का प्रभाव पड़ेगा और एक तरफ ब्लैक का पड़ेगा। तो इसके जो गुण होंगे इस एकांतर क्रम की अपेक्षा क्या होंगे, डिफरेंट प्राप्त होंगे अपन को। तो हम कह सकते हैं कि इधर के जो भौतिक गुणधर्म है वो इधर के भौतिक गुणों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों गुण अगर भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे तो विषमदेशिकता। तो और इसका एक अपवाद होता है, देखो घनीय क्रिस्टल संरचना, घनीय क्रिस्टल संरचना। देखो घनीय क्रिस्टल संरचना होती क्या है, हमने घन पढ़ा था 11th क्लास में। घन बनाया कैसे जाता है, देखो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि हमने 11th क्लास में ये पढ़ लिया है। ठीक है, ये माना कि कोई एक घन है, इस घनीय क्रिस्टल संरचना को छोड़ दी तो एक उसकी एक इकाई है। ठीक है, ऐसी कैसी बहुत सारे घनों से मिलकर पूरा घनीय क्रिस्टल बनता है। तो इस घन की अपन बात करें, घनीय क्रिस्टल संरचना की, तो घनीय क्रिस्टल संरचना को छोड़ दो आप क्रिस्टलेटोसों में, ये अपवाद है। बाकी शेष जितने भी क्रिस्टलेटोस होते हैं उनको लेना है हमें। तो घनीय क्रिस्टल संरचना को छोड़कर समस्त जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म मापन की भिन्न भिन्न दिशाओं, जैसे इधर मापा और इधर मापा, उनके भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य आदि मापन की भिन्न भिन्न दिशाओं में हमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में इस विषमदेशिकता का या गुणों का भिन्न भिन्न होने का कारण क्या है? तो कारण सिंपल सी बात है, हमारे सामने है कि भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों का क्या है, प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ता है, इसलिए इनके मापन के गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम हो जाएगा, चित्र क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता। क्लियर? अब देखो हम वही बात कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता होती है, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक होगा अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, समदेशिकता हमें पढ़ना है। अब देखो अक्रिस्टलीय ठोस को तो हम अच्छे से जानते हैं, होता क्या है क्रिस्टलीय ठोसों में कि भाई कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, तो हम कणों को कैसे भी ब्लैक व्हाइट, कैसे भी हमारी इच्छा अनुसार कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, जब कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है तो हम कणों को कैसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। हो गया, ये अक्रिस्टलीय ठोस का मैंने एक डायग्राम बना दिया, कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें माना कि ऐसे भी दिशा में प्रकाश पुंज गुजारते हैं कोई, ठीक है, ऐसे भी दिशा, ऐसे ही सी से डी दिशा में गुजार देते हैं अपन कोई भी, तो ये सी से डी दिशा की होगी। तो इसमें हम जानते हैं कि प्रकाश पुंज के दोनों तरफ, जैसे ऐसे भी दिशा को देखें तो दोनों तरफ अनियमित कण है, कोई फिक्स ही नहीं है कणों का पैटर्न। ऐसे ही इधर भी क्या है, कोई अनियमित कण है कैसे भी, तो इधर भी फिक्स नहीं है। तो भौतिक गुणधर्म जो होते हैं ना दोनों तरफ अनियमित, यानी कि अपन को समान प्राप्त होते हैं। तो हम कहेंगे कि
वे ठोस पदार्थ जिनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से, चालकता, अपवर्तनांक, त्वरण सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य आदि मापन की सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। इधर से मापो या इधर से मापो, उनके भौतिक गुणधर्म जो रहेंगे वो समान प्राप्त होते हैं। क्या कहलाती है, समदेशिकता। अतः हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति के। डायग्राम हो जाएगा हमारा चित्र, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता, ठोसों में समदेशिकता। तो ये तो बात हुई हमारे अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता और विषमदेशिकता की, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, कैसा आता है वो कि भाई क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आप अंतर बताइए, ठीक है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में हमें अंतर बताने के लिए देखो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसी के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक्स क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो देखो हम एक सारणी बनाएंगे, टेबल बना लेंगे, ये टेबल हो जाएगी हमारी। टेबल में हमें करना क्या है, बहुत इजी है, बस इतना सा करना है कि उसके कुछ गुणधर्म जो है ना उनके टॉपिक्स हम याद रखें। अगर हमें टॉपिक्स याद हो गए तो आगे का याद रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखो टॉपिक्स में हम ले लेते हैं कुछ, तो हम पहला टॉपिक डाल देंगे यहां पर कि गुणधर्म, गुणधर्म हो जाएगा। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो हम बात करते हैं पहली चीज ज्यामिति की। ज्यामिति का हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कणों की एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था होती है, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की नहीं होती है। तो हम कह देंगे कि भाई ज्यामिति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की निश्चित होती है, निश्चित होती है। और इधर क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनिश्चित होती है। तो अनिश्चित होती है लिख दिया हमने। अब देखो दूसरा गुणधर्म हम बात करते हैं यहाँ पर कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था हो गया। तो कणों की व्यवस्था का हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कि क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ होते हैं ना उसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अगर हम उसको दूर तक देखें, जैसे माना कि ये लाइन ले ली हमने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एक संरचना ले ली, तो दूर तक जैसे एक कण, फिर दूसरे कण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके बीच डिफरेंस उतना ही जगह का है। तो दूर तक अगर हम देखेंगे तो कणों की व्यवस्था क्या होगी, उसमें समान। तो इस व्यवस्था को हम बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। कौन सी, दीर्घपरासी व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में दूर तक देखने पर कणों का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, जैसे हमने कि कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, फिर जैसे ये साथ के साथ आ गए, फिर ज्यादा स्पेस आ गया। तो देखो कुछ स्पेस कम है, कुछ जगह ज्यादा है, तो कणों की व्यवस्था कोई निश्चित नहीं है, पैटर्न निश्चित नहीं है। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं हम लघुपरासी व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में उनकी संरचना में जो कणों का पैटर्न होता है वो निश्चित नहीं होता है दूर तक, अतः इनमें कौन सी व्यवस्था होती है, लघुपरासी व्यवस्था। तीसरी बात करते हैं हम देशिकता की। देखो देशिकता का गुणधर्म हमने जस्ट पढ़ा है अभी, ठीक है। कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, देखो इसमें एक अपवाद बताएगा। सबसे पहले तो क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा था,
घनीय क्रिस्टल संरचना को छोड़कर, संरचना को छोड़कर शेष सभी कौन? क्रिस्टल ठोस। सभी क्रिस्टल जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कौन से थे? विषमदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि मापन की भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके गुण क्या होते हैं? में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। और हमने क्रिस्टलेटोस में पढ़ा था कि कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होने के कारण सभी दिशाओं में मापे गए भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान। तो यानी कि क्रिस्टलेटोस क्या हो जाएंगे? समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। अब फोर्थ गुणधर्म की यदि हम बात करें तो गलनांक और क्वथनांक। देखो शॉर्ट में लिख देते हैं। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले हमें ये दो चीजें समझनी होती है। दो चीजें। गलनांक। गलनांक क्या होता है? पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलेटोसों की। क्रिस्टलेटोसों के गलनांक और क्वथनांक की यदि हम बात करते हैं तो ये निश्चित होते हैं। देखो कैसे होते हैं? निश्चित। अब एक बात करते हैं क्यों होते हैं निश्चित, कारण क्या है इसका? तो इनमें कणों की एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था होती है। तो एक निश्चित परास्त पर ही, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ये ठोस अवस्था से द्रव में आते हैं। जब तक वो निश्चित ताप से अधिक ताप नहीं हो जाता वो ठोस अवस्था में ही बने रहते हैं। उससे अधिक ताप होने पर ही वो कहाँ आएंगे? द्रव अवस्था में आएंगे। तो गलनांक निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार क्वथनांक भी क्या होता है? इनका निश्चित होता है। और अक्रिस्टलेटोस की अपन बात करते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मार्कर है, प्लास्टिक है। जब आप इसको गर्म करोगे तो पहले धीरे धीरे क्या होता है? नर्म होगा। नरम होने के बाद जब और अधिक गर्म करेंगे तो ये और अधिक नरम होता है, और फिर अधिक जब गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। यानी कि धीरे धीरे गर्म करने पे ये क्या होते हैं? जैसे जैसे ताप की परास बढ़ती है ये क्या होते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित होते जाते हैं। यानी कि एक निश्चित ताप पर ये ठोस से द्रव में नहीं आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब एक अगला गुणधर्म जो हमारा है शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व। देखो इंपॉर्टेंट चीज है शीतलन वक्र। शीतलन शब्द का मतलब होता है यहाँ पर ठंडा करना। जब हम कोई पदार्थ है उसको गर्म किया, गर्म करने पर उसके गलनांक ताप पर वो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में जाएगा। अब जब उसको हम वापस उसका शीतलन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उस दौरान हमें जो वक्र प्राप्त होगा वो क्या है? हमारा शीतलन वक्र। और हम जानते हैं क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके शीतलन वक्र जो रहेंगे वो यहाँ पर असतत रूप से हमें प्राप्त होंगे। देखो दो एक्सिस ले ली हमने कर्व बनाने के लिए, एक्स और वाई। ठीक है। इस पर तो हमने ले लिया समय, टाइम। समय को आप कैसे सेकंड में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, पदार्थ के हिसाब से ले लिया समय। ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और इधर हम ले लेंगे क्या? टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है वो किसमें है? डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया। डिग्री सेंटीग्रेड में लेने के बाद हम जानते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है जब उसको ठोस से द्रव में आ गया वो, तो द्रव से जब उसका हम शीतलन करेंगे तो देखो द्रव में कब रहेगा? जब उसका टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ से हम ये मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ से लिख लिया। यहाँ पर तो जिस भी अवस्था में था द्रव अवस्था में। अब देखो जब उसको हम ठंडा करेंगे तो एक निश्चित ताप जब होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का बीच का जो टेम्परेचर है उस निश्चित ताप पर वो द्रव अवस्था से किसमें जाएगा? ठोस में, या अवस्था परिवर्तित कर देगा। ऐसे ही एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर वो ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो कर्व है वो हमें इस तरह से क्या होगा? असतत टुकड़ों में, एक निश्चित ताप से एक अवस्था से दूसरी, एक अवस्था से दूसरी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका शीतलन वक्र होता है क्रिस्टलेटोसों का वो क्या होता है? असतत, इनरेगुलर प्राप्त होता है। तो असतत प्राप्त होता है। क्रिस्टलेटोसों के बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलेटोसों की। तो देखो अक्रिस्टलेटोसों में हम क्या करते हैं? वही दो चीजें लेंगे। नीचे तो हम ले लेंगे टाइम और इधर क्या ले लेंगे? टेम्परेचर, ताप।
अब देखो अधिकतम तापमान, ये अधिकतम तापमान हमने सिलेक्ट कर लिया 0, ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है और उधर क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है। तो अधिकतम टेम्परेचर जब रहेगा तो कोई भी पदार्थ हम जानते हैं कि द्रव अवस्था में रहेगी, प्लास्टिक वगैरह तो द्रव अवस्था में है। अब जब उसको आप ठंडा करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे लाओगे समय बढ़ता जाएगा इधर, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर नीचे लाएंगे समय बढ़ता जाएगा, तो इसका साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होता जाएगा, तो वो जमता हुआ चला जाएगा, यानी कि इसका शीतलन वक्र जो होगा वो हमें क्या होगा, सतत रूप से प्राप्त होगा, सतत। ठीक है, अब देखो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अपन, क्रिस्टल या क्रिस्टल ठोसों के गुणधर्मों की बात कर लेते हैं या इनके अंतर की बात कर लेते हैं अपन। तो अंतर में पहला है ज्यामिति। हम जानते हैं क्रिस्टल ठोसों में कणों की निश्चित त्रिविम व्यवस्था होती है। निश्चित त्रिविम व्यवस्था हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टल ठोसों में हम कणों की कोई निश्चित त्रिविम व्यवस्था नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब देखो हम कणों की व्यवस्था की बात करते हैं। क्रिस्टल ठोसों में हम जब दूर तक उसकी संरचना को देखते हैं तो कण एक निश्चित पैटर्न में जमे हुए पाए जाते हैं। इस व्यवस्था को हम दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। और जो अक्रिस्टल ठोस होते हैं उसमें दूर तक जब हम देखते हैं तो एक समान कणों का पैटर्न नहीं होता। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, लघु परासी व्यवस्था। क्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा देखो देशिकता। हमने पढ़ा था दिशात्मक गुणों की प्रवृत्ति की घनी क्रिस्टल जो संरचना थी, क्रिस्टल ठोसों में घनी क्रिस्टल संरचना को छोड़कर से जितने भी क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, उनके भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, मापन की अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अतः क्रिस्टल ठोस क्या होते थे, विषम देशिक होते थे। जबकि अक्रिस्टल ठोसों में कणों की व्यवस्था अनियमित होने के कारण मापन की सभी दिशाओं में उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते थे, समान प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति होते हैं। गलनांक उत्तरांक हम जानते हैं क्रिस्टल ठोस जो होते हैं एक निश्चित ताप पर ही क्या होते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जब तक उतना ताप नहीं हो जाता वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं आते, तो उस ताप को हमें यहाँ पे निश्चित ताप हो जाता है, क्योंकि गलनांक उत्तरांक भी क्या हो जाएंगे, निश्चित, और इसके क्या हो जाएंगे, अनिश्चित। क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टल ठोस जो होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो एक पहले नरम होते हैं, फिर और अधिक नरम होते हैं, फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित, यानी कि कोई निश्चित गलनांक उत्तरांक नहीं होता अवस्था परिवर्तन के दौरान। शीतलन वक्र की बात करेंगे। शीतलन वक्र कूलिंग कर्व जब ठंडा करते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है जब उसको द्रव अवस्था में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसका, तो 0 से बहुत अधिक टेम्परेचर है हमारे पास। अधिक टेम्परेचर पर जब उसको ठंडा करते हैं तो एक निश्चित तापमान जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा। फिर एक निश्चित टेम्परेचर पर वो अवस्था परिवर्तित कर लेगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो अवस्था परिवर्तित कर लेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आते हैं तो उनका शीतलन ऐसे हमें क्या है, टुकड़ों के रूप में, यानी कि असतत इनरेगुलर रूप से हमें प्राप्त होता है। जबकि हम जानते हैं कि जो अक्रिस्टल ठोस होते हैं उनको जैसे जैसे टेम्परेचर अधिक है, अब उसको जब ठंडा करोगे पदार्थ को, जैसे कोई प्लास्टिक ले लीजिए तो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ साथ जब ठंडा होता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हार्ड होता चला जाएगा, कठोर होता चला जाएगा। तो वह धीरे धीरे कठोर होता है, इसलिए उनका यहाँ पर शीतलन वक्र जो होता है वो रेगुलर सतत रूप से हमें प्राप्त। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही, आगे का हम अगली कक्षा में डिस्कशन करेंगे। अब देखो आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है, हमें फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपकी यहाँ पर काउंटर पे कुछ क्लास रख दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसका सोल्यूशन हम कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।